चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, इलेक्ट्रो बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है, केमिस्ट्री हम लोग बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन का कोई रिलेशन होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो ये ब्रांच ऐसी है जो इट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy to chemical energy. Electrical energy to chemical energy. अगर हम लोग बात करें तो आज की पूरी दुनिया जो है वो किसके ऊपर चल रही है, किसके ऊपर चल रही है, बैटरी पे चल रही है ना। मतलब नेचुरल थिंग्स तो ही हैं, पर बहुत सारे अपने इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो किसके ऊपर चल रहे हैं, बैटरी के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कोरोना में बहुत सारे जो काम थे वो कैसे चल रहे थे, लैपटॉप से चल रहे थे ना, तो उसमें भी बैटरी लगती है। हर चीज में आजकल क्या है बैटरी का सिस्टम है ना। तो इसका मतलब पूरी लाइफ अपनी क्या है, बैटरी डिपेंडेंट है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बहुत तरीके से डिपेंडेंट है। तो बैटरीज का तो रोल है ही है, ह्यूमन लाइफ में। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे तो यूज में है ही है, बट अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में, तो हम लोग एक ह्यूमन में एक हम लोग पढ़ते थे, आपने सुना हो, अगर क्या क्या पढ़ा होगा आपने 10th में, नर्व सेल पढ़ी होगी, है ना। तो नर्व सेल कैसी होती थी, कैसी होती थी, ऐसा इस टाइप का कुछ था, और लास्ट में क्या होती थी इसमें, ये लास्ट में नर्व एंडिंग होते थे ना, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी नर्व इसी तरीके से नर्व एंडिंग से जुड़ती थी दूसरी नर्व, है ना। तो यहाँ पे भी जो एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज ट्रांसफर होता है, मैसेज का ट्रांसफर होता है, ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है ना। इलेक्ट्रो ट्रांसम्यूटेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रो ट्रांसमिशन कह सकते हैं। एक नर्व से दूसरे नर्व में जो इम्पल्स जाता है, जो आपका मैसेज जाता है, या ब्रेन से जो मैसेज आता है नर्व्स में, वो आपका किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं वो सब्सटेंसेस जो एक नर्व से दूसरे नर्व को मैसेज देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब ह्यूमन बॉडी में भी क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपनी जगह बनाए रखे हुए है। नोट हो गया, ये डेफिनेशन नोट हो गई। नहीं नोट कर पाए, सारण नोट कर लिए, सारण तुम लिखते हो या क्या, कॉपी मांगी जरा इनके शेयर, कॉपी लीजिए।
जब देखते हैं तो आप सामने ही देखते रहते हो। राइटिंग तो सुधारो, ये एग्जामिनर को ये तुम्हारी फारसी समझ नहीं आएगी, सुधारो उसको। अब ये मत बोलना आपकी भी बेकार है, हमें नहीं देना बोर्ड एग्जाम, हमारा असेसमेंट आप ही लोग कर रहे हैं, आपको समझ आ गई तो ठीक है। आपको एग्जामिनर असेस करेगा तो फिर वो दिक्कत होगी आपको। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा पार्ट है हम लोग पढ़ेंगे बैटरीज। पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बैटरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Electrochemical cell is a device in which chemical energy get converted into electrical energy. केमिकल रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसके थ्रू पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेनन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसके अंदर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले फ्लो कराते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो केमिकल्स बनते हैं, ये केमिकल एनर्जी क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनती है? केमिकल एनर्जी। बैटरीज की बात करो तो सेल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, सेल्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसी को हम कहते हैं बैटरी। सेल्स के, डिफरेंट सेल्स के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। बहुत सारे सेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया आपका, निकल कैडमियम बैटरी हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ेंगे, ड्राई सेल पढ़ेंगे, कई सारे और भी पढ़ेंगे, वो तो 2-4 एग्जाम्पल बताऊं। निकल कैडमियम सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, मरकरी सेल, ड्राई सेल, हाइड्रोजन O2 फ्यूल सेल, मरकरी सेल, गैल्वेनिक सेल। निकल कैडमियम बैटरी, NiCd। और भी हैं कई सारी, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें एक पेन लगा दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये लगा दो।
कौन है? हाँ दीवा बोलिए, क्या हुआ? मरकरी सेल। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कई सारे एग्जाम्पल हैं, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं गैल्वेनिक सेल। हाँ, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर। गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इसको एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उन्होंने डिस्कवर किया था। किसने किया था डिस्कवर? सम वोल्टा थे, शुरू का नाम मुझे नहीं याद आ रहा। सम वोल्टा। हाँ, जैसे मान लो किसी का नाम मुझे नहीं याद आया पर अपनी कम्युनिटी के हो, तो मैं क्या बोलूंगी? सम सिंह थे। हाँ, क्या बैटरीज में? हाँ, बैटरी का मतलब क्या है? सेल है। जितने तरीके के सेल शुरू में जो पढ़ लेंगे, जो बचेंगे लास्ट में कवर अप करेंगे उनको सबको। डिस्कवर्ड बाय वोल्टा। तो सबसे पहले इसका पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है ना? ध्यान है आपको? कुछ आपको ध्यान है? इसमें होगा रेडॉक्स रिएक्शन, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। दो कंटेनर लगाएंगे, एक में एनोड एक में कैथोड। अगर आपको याद हो तो आपको सिखाया था लोन। लोन वर्ड याद है? लोन वर्ड याद है? नहीं याद है तो अब याद आ जाएगा। लोन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में जो कंटेनर लगाओगे उसमें होगा ऑक्सीडेशन, और वो क्या कहलाएगा? एनोड। और उस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। इसके कंस्ट्रक्शन में दो कंटेनर लगाएंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट साइड में जो कंटेनर होगा उसमें होगा ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा? एनोड बोला जाएगा। और उस पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि अगर हम राइट साइड के कंटेनर की बात करें तो जस्ट अपोजिट चीज हो जाएगी राइट वाले में। अगर कंटेनर राइट वाले की बात कर रहे हो तो वहां पे होगा रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। उसको क्या बोलोगे? उस इलेक्ट्रोड को कैथोड। और वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर बनाए। ये नोट कर लिया ना सबने? तो मैं एक बार स्लाइड दिखा दूं। 11th में ये पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? याद है कुछ? मैक्सिमम आपने पढ़ा हुआ है, याद करेंगे तो याद आ जाएगा कि हाँ पढ़ा हुआ। हो गया? यस मैम।
अच्छा डायग्राम कौन सा दिख रहा है? ये वाला ले ले। देख पा रहे हैं? अब एक बार डायग्राम को समझ लीजिए फिर बनाइएगा, है ना? डायग्राम को समझ लीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं एक कंटेनर लेंगे, लेफ्ट में एक लेंगे, राइट में एक में किसी मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे, दूसरे वाले में दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इन इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे और जो मेटल लेंगे उसी मेटल का सॉल्ट इसमें फिल किया जाएगा। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है, जो सॉल्यूशन फिल करते हो उस सॉल्यूशन को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देते हो उसको? इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर जिंक की रॉड आपने एनोड की तरह यूज की है तो जिंक की रॉड किस में डिप की जाएगी? जिंक के सॉल्ट में डिप की जाएगी। ZnSO4 का सोल्यूशन ले ली। इधर की तरफ कॉपर की रॉड लगा रखी है, कॉपर का कलर कुछ ऐसा ही होता है इसलिए कलर दिखाया गया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया है, इसको कैथोड बनाया और जिंक वाले को क्या बनाया है? एनोड। लेफ्ट में एनोड और राइट में कैथोड। ये फिक्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में इंटरनली ये ऊपर से तो इधर से तो कनेक्टेड है, लेकिन सोल्यूशन से अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर ये वाला ब्रिज ना लगाया जाए तो ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं होगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई जाती है, जिस यू ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाई गई है, उल्टी यू ट्यूब, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज। इसमें KNO3, K2SO4 इस तरीके के इनर्ट सॉल्ट्स फिल किए जाते हैं। और ये आप बोलोगे कि यूट्यूब लगा रखी है आपने, वो भी उल्टी, तो आप अगर इसमें KCl फिल करोगे तो वो गिर क्यों नहीं रहा है? आपने ट्यूब को तो उल्टा कर दिया है ना? तो ये क्या होता है? जेली फॉर्मेट में एक स्पेशल टाइप का एक एल्गी होता है, अगर अगर उसकी जेली बनती है, उस जेली फॉर्मेट में उसके साथ मिक्स करके इसको फिल किया जाता है, इसलिए ये क्या होता है आपका? गिरता नहीं है। इसमें सॉल्ट ब्रिज की तरह ये काम करता है। और पहले स्ट्रक्चर बनाओ तब रिएक्शंस और इनकी बात। लेफ्ट में एक बीकर, राइट में एक बीकर। स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो, फिर एक एक पे क्या क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करेंगे। 2 बीकर बनाइए। जल्दी जल्दी बना लीजिए फटाफट, इतना सुंदर ऐसा नहीं बनाना है, जल्दी से। 2 बीकर, 2 इलेक्ट्रोड, एक यू ट्यूब, दोनों का कनेक्शन, दोनों में सोल्यूशन, खत्म। कॉपर जिंक, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। बन गया सबका? क्या हुआ दीवा?
ये रिएक्शन भी लिखनी है नीचे। नहीं, लिख दी है तो काटनी नहीं है। अगर किसी ने लिख दिया है तो काटने की जरूरत नहीं। हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में अगर बात करो तो लेफ्ट साइड में जिंक की रॉड है, ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप है ना। और राइट हैंड साइड में कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होता है, लेफ्ट में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रेडॉक्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो जिंक सॉलिड होगा, जिंक की जो रॉड होगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल करके Zn+2 बना लेगा। ये रिएक्शन होगा लेफ्ट हैंड साइड में, या एनोड जिसको हम बोल रहे हैं, जिंक की रॉड को हमने एनोड बोला है, एनोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। ये जो एक बीकर में रिएक्शन हो रहा है और ये जो दोनों भी 2 बीकर को मिला के टोटल रिएक्शन हो रहा है, टोटल रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। और अगर एक बीकर के रिएक्शन को कंसीडर करो तो उसको बोलते हो हाफ सेल रिएक्शन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन हुआ है Zn सॉलिड से बना, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, या इसको कह सकते हैं हाफ सेल एनोडिक रिएक्शन। एनोड पे हो रही है। या कह सकते हो एनोड, पहले लिख दो एनोड हाफ सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। जब ये रिएक्शन होगा तो आप देखोगे ये जिंक की रॉड थी, इसमें जिंक रॉड में था जिंक सॉलिड, अब ये कन्वर्ट हो गया Zn+2 में, और ये Zn+2 कहाँ पे आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, आयन बन जाएगा, और ये आयन कहाँ पे आ जाएगा आपका, सोल्यूशन के अंदर। तो रॉड से ऑक्सीडेशन से वो रिएक्शन हो रहा है, Zn+2 बन रहा है, और वो +2 कहाँ पे आ जा रहा है, सोल्यूशन में आ जाएगा। यहां तक बात नोट हो गई। अब दूसरे रिएक्शन इसकी बात करते हैं, कॉपर वाले। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर देखो तो Zn+2 बना था और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी रॉड से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस तरह। Zn+2 बन गया, वो सोल्यूशन में चला गया, और इलेक्ट्रॉन रॉड से होते हुए किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। जब राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, देखो वहां पे अपने पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का अगर सोल्यूशन है तो वो अपने आयंस में टूटा हुआ होगा। वहां पे क्या होगा, कॉपर +2 और SO4 -2। अब जो राइट हैंड साइड का जो सेल है, राइट हैंड साइड का जो हाफ सेल है, RHS का जो हाफ सेल है, वहां पे क्या होगा, ये कॉपर +2 जो सोल्यूशन में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो आए थे उनको गेन करके बना लेगा कॉपर सॉलिड। इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा। इलेक्ट्रॉन का गेन अगर कोई करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड वाले में क्या हुआ, सेकेंड वाले में इस तरीके का रिएक्शन हुआ। ये जो सोल्यूशन में कॉपर +2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बनाया कॉपर
सॉलिड। अब कॉपर सॉलिड बन गया, ये सॉलिड किस पे आके चिपकेगा, इस रॉड पे धीरे धीरे आके कॉपर सॉलिड चिपकने लगेगा। यहां से जिंक बाहर निकल रहा था Zn+2 के फॉर्मेट में, और यहाँ पे कॉपर आकर के क्या हो रहा है, चिपक रहा है। तो थोड़ी देर बाद जब सेल रिएक्शन धीरे धीरे होने लगेगा तो आप देखोगे क्या कि ये वाली रॉड जो है वो पतली होती जाएगी, और ये वाली रॉड इसके ऊपर क्योंकि कॉपर आके चिपक रहा है तो ये क्या होने लगेगी, थिक होने लगेगी। ठीक है, तो ये वाला स्लाइड नोट हो गया था। ये जो रिएक्शन है रिडक्शन हो गया, या इसी को बोल सकते हो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन ये है, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, और ऑक्सीडेशन वाला क्या था, Zn गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हो रहा है, एक हो रहा है लेफ्ट में, एक हो रहा है राइट में। एक को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल रहे हैं, एक को रिडक्शन हाफ सेल बोल रहे हैं। जो प्रोसेस होता है उसी बेसिस पे नाम दे देते हैं। कोई अगर सेल बना के दिया हुआ है तो आपको क्या समझना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एनोड, राइट हैंड साइड में क्या होगा, कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। कोई समस्या? अगर हमको कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है तो दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे, एड अप कर देंगे। पहली और दूसरी रिएक्शन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। पहली रिएक्शन क्या थी, Zn सॉलिड गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी थी copper+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जोड़ दीजिए। लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस copper+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn+2 प्लस कॉपर सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कट जाएंगे। तो फुल रिएक्शन क्या बनेगी, अगर फुल सेल रिएक्शन बोले तो क्या बन जाएगी, Zn सॉलिड प्लस copper+2 gives Zn+2 प्लस कॉपर सॉलिड। इसको बोलोगे सेल रिएक्शन या फुल सेल रिएक्शन। हाँ बता रहे, यहां तक बात समझ में आ गई? नोट हो गया सबका? अब देखो हमने सेल रिएक्शन तो लिख लिया, लेफ्ट वाली और राइट वाली को जोड़ दिया तो आपका सेल रिएक्शन कंप्लीट बन जाएगा। कोई भी रिएक्शन दिया हो आप बना लो। इसी सेल को अगर हम लोग रिएक्शन को एक अलग तरीके से लिखें तो उसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो प्रोसेस हो रहा हो वो ऑब्लिक करके लिखेंगे। जैसे पहले वाले रिएक्शन में हो रहा था Zn से सॉलिड से Zn+2, तो ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में Zn सॉलिड से ऑब्लिक करके क्या बन रहा है, Zn+2। अगर कॉन्सेंट्रेशन पता है तो नीचे कॉन्सेंट्रेशन लिख दी जाती है। आयन की हमेशा कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी वगैरह होती है तो वो लिख देते हैं। बीच में बनाते हैं इस तरीके से दो पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। फिर
दूसरे वाले में कॉपर +2 से बन रहा था कॉपर सॉलिड। यहाँ पे अगर C2 कंसेंट्रेशन है तो C2 अलग अलग कंसेंट्रेशन होगी, जो होगी उस सेल में 1 मोलर 2 मोलर कुछ हो सकती है, वो लिख देंगे जो भी हो। इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये जो दो लाइनें हैं ये किसको डिनोट कर रही हैं? बीच में जो हमने लगाया है सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज पे आते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, क्या काम था उसका। एक पॉइंट और नोट कर लो, आफ्टर सम टाइम we observe that anode rod becomes thinner, एनोड की रॉड पतली होगी एंड कैथोड रॉड becomes thicker। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ। किधर से किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? एनोड पे क्रिएट हो रहा है और किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर से? एनोड से कैथोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्रिएट होती है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का अगर करंट की बात करो तो करंट किस डायरेक्शन में होगी? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब किधर से किधर? करंट अगर क्रिएट होगी तो किधर से किधर होगी? कैथोड टू सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर सॉल्ट ब्रिज की बात पे आते हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन? क्या हो, ऐसे बंद करना है बच्चों? नहीं हाँ, नहीं हाँ, ये क्या चल रहा है? चलो आ जाते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया, देखो ध्यान से। पहली चीज, फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का? पहला काम तो है कि सर्किट को कंप्लीट कराएगा। इंटरनल सर्किट को क्या करा रहा है? सर्किट को शॉर्ट में CKT लिखते हैं। सर्किट को क्या कराता है? कंप्लीट। दूसरा इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब दोनों फंक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से, पहले नोट ना करना, समझ लो। ये एनोड है, ये क्या है आपका? कैथोड।
अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक कन्वर्ट हो जाता था जिंक +2 में और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते थे, इलेक्ट्रॉन रॉड पर से इधर जाने लगते थे और Zn+2 कहाँ पे आ जाता था, सोल्यूशन में आता। ठीक, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कॉपर +2 थे और SO4-2 थे सोल्यूशन में। कॉपर +2, ये वाला जो कॉपर +2 होता था, ये क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहाँ पे चिपक जाता था, जाके रॉड पे। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो राइट वाले कंटेनर में, अगर ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपने बोला कि राइट वाले कंटेनर में 100 मोल्स कॉपर सल्फेट है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 100 मोल पर लीटर है, मान लो 100 मोल्स है कॉपर सल्फेट। इसका मतलब 100 मोल होगा कॉपर +2 और 100 मोल होगा SO4-2, 100 मोल होंगे दोनों के। अब क्या हो रहा है, कुछ कॉपर +2 धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, रॉड पे चिपक रहा है कॉपर सॉलिड बना के। इस रिएक्शन के थ्रू ये कॉपर +2 धीरे धीरे क्या कर रहा है, SO4-2 तो उतना ही पड़ा हुआ है, SO4 के साथ कुछ नहीं हो रहा। तो पहले क्या होगा, मान लो एक गया तो 99 कॉपर +2 अब सोल्यूशन में रह जाएंगे और SO4-2 कितने हैं, 100 ही है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कोई टाइम मान लो आ गया 50 कॉपर +2 बचे और यहाँ पे 100 क्या हो गए, SO4-2 हो गए। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होने लगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे SO4-2 का नंबर बढ़ने लगेगा, तो SO4-2 यहाँ पर आकर के क्या होंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। SO4-2 यहाँ पर आकर के क्या होंगे, गैदर होने लगेंगे, है ना। तो SO4-2 गैदर होंगे और अगर चार्ज देखो तो चार्ज भी बैलेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे 99 हुआ, फिर 50 हो गया प्लस का, और नेगेटिव कितना चार्ज हो गया, 100 का है, तो 50-50 को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन 50 माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या डेवलप होगा, इस इधर वाले में कंटेनर में माइनस चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो माइनस चार्ज डेवलप होने लगा। इधर क्या होगा, इधर दूसरी चीज होगी। यहाँ पे अगर मानते हो कि 100 ZnSO4 थे, तो उसमें 100 Zn+2 थे और 100 क्या थे, SO4-2 थे। अब रॉड से Zn+2 और आने लगे, तो यहाँ पे कौन बढ़ेगा, Zn+2 बढ़ेगा। ये रॉड से क्या हो रहा है, और Zn+2 आ रहे हैं। अब मान लो कोई टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे 150 Zn+2 हो गए और ये SO4-2 100 रह गए, तो 100 और 100 तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इफेक्ट को खत्म करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। लेकिन 100 का प्लस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, या 50 का प्लस चार्ज, जितना भी एक्स्ट्रा होगा, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लेयर बनने लगेगी। ठीक है, किसी भी सेल में अगर एक्स्ट्रा चार्ज डेवलपमेंट इस तरीके से कोई लेयर बनने लगती है ना, तो वो क्या करती है, बाकी कामों को रुकावट डालती है। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव अगर लेयर बनने लगी ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं ना, इनको खींचना भी शुरू कर देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इनको क्या करेगा, खींचना शुरू कर देगा। अगर खींचना, इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, बोलेगा हमारे पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमारे पास आओ। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, तो सेल का प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट ही नहीं होगी, ये चीज रुक जाएगी। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तब यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है, फिर ये कॉपर यहाँ पे जाके चिपक रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहले से माइनस की लेयर बनी हुई है, तो माइनस की लेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपेल किया जा रहा है, तो फिर इधर क्यों आएगा, इधर से क्यों जाएगा और इधर क्यों आएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, तो उधर जा नहीं पाएंगे। दूसरा, इधर क्या रीजन हुआ, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ रिपल्शन होगा, तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, जो हम कह रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू वोल्टेज क्रिएट करें, वो वोल्टेज नहीं डेवलप हो पाएगा और सेल की प्रोसेसिंग क्या होगी, रुक जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, एक तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना,
दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, न्यूट्रल रखना सॉल्यूशन को, इधर भी और इधर भी। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज जो जमा हो गया, अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गए ना, Zn+2 एक्स्ट्रा हो गए, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने अंदर से Cl- भेज देगा और ZnCl2 बन जाएगा, और ये सॉलेबल होता है, तो ये सॉलेबल होकर के सोल्यूशन में आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, Cl-, और इधर नेगेटिव चार्ज SO4 को खत्म करने के लिए कौन जाएगा, K+। तो इधर कौन जाएगा, Cl-, और इधर कौन जाएगा, K+। इस तरीके से एक तरफ एक चार्ज, दूसरी तरफ दूसरा चार्ज, इस चार्ज को खत्म करने का काम करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये नहीं बनने देगा, है ना, बनेगी तो क्या करेगा, तुरंत खत्म कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर को प्रिवेंट करेगा, अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट। स्ट्रक्चर बना लो, एक तरफ प्लस इकट्ठा कर दो, एक तरफ माइनस इकट्ठा कर दो, सॉल्ट ब्रिज में से एक तरफ K+ भेजो, एक तरफ Cl- भेजो, और ये तीन लाइनें इंटरनल सर्किट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाली लिख लो। वोल्ट मीटर लगा दिया है। उसमें तो 25 दिखा रहा है, इसमें 30 दिखा रहा है। हाँ अभी तीन तीन केस दिखा रहे हैं आपको, तीन केस बताते हैं इसको। एक बार इसमें एडवांस से सवाल आया है इन तीनों केसेस से।
अब देखो 3 केसेस पढ़ते हैं हम लोग, इसी में 3 केसेस पढ़ेंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 डालेंगे, तीनों केसेस पढ़ेंगे एक एक करके। केस नंबर 1, 3 केसेस पढ़ते हैं। केस नंबर 1, पहला केस है आपने दोनों जो ये रॉड थी, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया था, एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको कनेक्ट किया है हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसको? एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज है ई एक्सटर्नल जो है वो लेस देन 1.1 वोल्ट, लेस देन 1.1 वोल्ट। अब ये 1.1 वोल्ट का डेटा हमने क्यों लिया है? क्योंकि जो हमने सेल पढ़ा है अभी अभी, गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ा, इसका जो वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज कैलकुलेट किया गया है वो होता है 1.1। इसका मतलब ये जो सेल आपने बनाया है, इस सेल को अगर आप बाहर से कनेक्ट कर देते हो किसी वोल्ट बैटरी से, और उस बैटरी का जो ई एक्सटर्नल मतलब उस बैटरी का खुद का जो वोल्टेज ईएमएफ होता है, अगर वो 1.1 वोल्ट की बैटरी से कम हो, 1.1 से कम हो, तो क्या केस बनेगा? और अगर इसका अपोजिट कर दें हम लोग, केस नंबर 2, सेम सेटअप है आपका और आपने इसको, यही जिंक और कॉपर दोनों यही ले रखे हैं, यहाँ जिंक है, यहाँ क्या है? कॉपर है, यहाँ ZnSO4 है और यहाँ क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसको फिर से एक बैटरी से कनेक्ट करो, इसको फिर से एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट करें जिसमें ई एक्सटर्नल हो इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। एक केस ऐसा लिया जिसमें ई एक्सटर्नल क्या है आपका? 1.1 वोल्ट से कम है, और एक केस लिया जिसमें ई एक्सटर्नल क्या है? 1.1 वोल्ट के बराबर है। ये जो बैटरी थी पहली वो बनाई थी वही बैटरी है, सेम केस है ना? तो देखो, कभी भी जैसे हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि मान लो एक सेल आपने लगा दिया इस तरीके से, एक सेल लगाया और उसी की सीरीज में आपने एक सेल और लगा दिया। अब इसका मान लो 10 वोल्ट वोल्टेज है और इसका 5 वोल्ट वोल्टेज है, तो आप क्या सोचते हो करंट किधर से किधर जाएगा? टेन से 5 की तरफ, जो बड़ा होगा उससे इसकी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप बोलते हो कि इससे इस पे फ्लो कराना है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना? यानी बड़े वाले से किधर जाएगी इलेक्ट्रिक करंट? छोटे वाले की तरफ। लेकिन अगर दोनों का सेम हो, दोनों का वोल्टेज आप क्या कर दो? सेम कर दो, तो उस केस में क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में कोई करंट जाती ही नहीं है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? दोनों सेल का सेम हो गया। तब उस केस में क्या होगा? कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो हमने बैटरी क्रिएट की है उसका आइडियली जो वोल्टेज कैलकुलेटेड है वो कितना है? 1.1 वोल्ट है। और आपने जो बाहर इसमें बाहर से जिस सोर्स से इसको कनेक्ट किया आपने, उसका भी वोल्टेज कितना रखा है? 1.1 वोल्ट रखा है। तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। इस केस में कोई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा, जो दूसरा वाला केस है जिसमें दोनों सेम कर दिया। हाँ हाँ, ये एक्सटर्नल जो है, जो बैटरी बाहर से लगा रहे हैं उसका वोल्टेज। फर्स्ट केस अगर देखो तो ई एक्सटर्नल छोटा है और आपका 1.1 की ये जो बैटरी है ये 1.1 वोल्ट की है ना, तो ई एक्सटर्नल छोटा है, यानी कि करंट क्या करेगी, बाहर की तरफ फ्लो करेगी, है ना। ये वाले केस में करंट क्या होगी, बाहर की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि ये जो सेल है इस सेल से कहा जाएगी, एक्सटर्नल जो सेल है उसकी तरफ जाएगी। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो सेल है इससे कहा जाएगा, एक्सटर्नल सेल की तरफ जाएगा करंट। क्लियर है पॉइंट। तो केस 1 में लिख लीजिए, केस 1 में 2 पॉइंट लिखिए कि E external is less than 1.1 volt, electron flows from zinc to copper rod. Electron flows from zinc to copper rod and current flows from copper to zinc. करंट कहाँ जाएगा, कॉपर टू जिंक। यानी जो मैंने आपको प्रीवियस केस डिस्कस किया था वो कौन सा था, यही वाला था कि ई एक्सटर्नल जो अगर बाहर से कोई बैटरी लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके वोल्टेज से कम होनी चाहिए। जिंक डिजॉल्व एट एनोड, सेकेंड पॉइंट में लिख लो, जिंक डिजॉल्व एट एनोड, zinc dissolve at anode and copper deposit at cathode. Copper deposit at cathode. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, नो केमिकल रिएक्शन। जब दोनों का 1.1 ही है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा बनाइए, बस बैटरी की डायरेक्शन चेंज करनी है तीसरे फिगर में। जो बैटरी की डायरेक्शन हमने ये माइनस और प्लस ऐसे बनाया है, थर्ड फिगर में यहाँ प्लस बना दीजिए, यहाँ माइनस। केस नंबर 3 में बैटरी की डायरेक्शन क्या बनाओगे, पहले क्या बनाया था, नेगेटिव पॉजिटिव, अब क्या बना दो, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिया है हमने, ई एक्सटर्नल क्या ले लिया है, वहां पे छोटा लिया था, यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1.1 वोल्ट से क्या ले लेंगे, बड़ा। वन 1.1 वोल्ट से जैसे ही बड़ा लोगे वैसे ही सब कुछ अपोजिट होगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब की बार इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, केस 3 में
नोट हो गया। केस 3 में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, इधर से जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू, पहले जिंक टू कॉपर था, अब क्या होगा, कॉपर टू, करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, जिंक टू अब कंडीशन अपोजिट कर दी, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी दूसरी, है ना, एक्सटर्नल बैटरी नीचे वाली बैटरी से बड़ी लगा दी, तो कंडीशन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो रिएक्शन भी अलग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, कॉपर से जिंक पे, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां क्या होगा, रिडक्शन, और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिस तरफ से जाता है उधर ऑक्सीडेशन, और जहां पे पहुंचता है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर से जा रहा है तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन, और जिंक पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो अपोजिट हो जाएगा, कॉपर रॉड पे क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर +2 क्या होगा, डिसॉल्व होने लगेगा सोल्यूशन में, और जिंक पे क्या होने लगा, रिडक्शन, एकदम अपोजिट चीज हो गई। तो जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा ना रॉड पे। एक्सटर्नल बैटरी छोटी है, हाँ, एक्सटर्नल बैटरी छोटी है तो सेम चीज हो रही थी जो हमने नॉर्मल डिस्कस करी थी, बराबर हो गई अगर तो बैटरी उल्टी लग गई तो ई एक्सटर्नल 1.1 से उल्टी लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, प्लस माइनस का, डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा ना। ये नोट कर लें फिर पीछे चले, ये नोट कर लीजिए। एक बार इसका सवाल क्या आया था वो भी दिखा। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो वही केस बन जाएगा, फिर तो सेम एक ही सेल है, एक बार ऐसे लगा रहे एक बार ऐसे लगा रहे। हमने 3 केस बना के दिखाया आपको। चलो, अब हमने पढ़े दोनों इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैसे करेंगे उसको मेजर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बुक लाए आप, मेंस वाली लाए क्या बुक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी या गेन करने की टेंडेंसी, दोनों के दोनों टेंडेंसी को क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझिए जरा सा। जैसे मान लो
आपने ये कोई मेटल की रॉड ले ली, जिंक की रॉड ले ली, और यहाँ ZnSO4 में आपने डिप कर दिया इसको, ठीक है, कोई कुछ सिस्टम नहीं लगाया, इसी तरीके से डिप कर दिया। तो आप क्या देखोगे थोड़े टाइम बाद कि जिंक जो है ना, सॉलिड जो है वो क्या कन्वर्ट होने लगेगा, ऑक्सीडेशन होने लगेगा अपने आप यहाँ पे, और ऑक्सीडेशन होके ये Zn+2 बना लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक, अभी पहले जब आपने सॉलिड को डिप किया था इसमें ZnSO4 में, तो ये भी सोल्यूशन में पहले क्या था, न्यूट्रल था। मान लो ये 100 थे दोनों, 100 Zn+2 थे इसमें, और 100 क्या थे, SO4-2 थे। ये रॉड भी न्यूट्रल थी, मेटल की रॉड है, न्यूट्रल है ना, एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एटम है सारे के सारे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही आपने डिप किया ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे Zn+2 का नंबर क्या हो गया, बढ़ने लगा, इंक्रीज करने लगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा, है ना, और यहाँ पे चार्ज पहले था नहीं, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज था नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या डेवलप हुए, इलेक्ट्रॉन डेवलप हुए। यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव की एक लेयर टाइप की, इस टाइप की यहाँ पे डेवलप होने लगी, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। जहां नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा भी सेपरेशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में जहां पे भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी चार्ज सेपरेशन होता है, वहां पे तुरंत क्या क्रिएट होता है, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। तो उसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं, उस जो ये रॉड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस जो सेल का इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पहले तो लिखते हैं, टेंडेंसी भी लिख सकते हैं इसको, इट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट it is potential difference, it is potential difference between metal rod and metal salt solution, ब्रैकेट में लिखिए, in which this rod is immersed। जिसमें ये रॉड डिप है, उस मेटल के, उसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन और उस मेटल के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या कह सकते हो किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने की टेंडेंसी। क्लियर है बात? कैसी आवाज आ रही है? किसी का अलार्म बज रहा है? किसी का नहीं, मतलब किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको पढ़ाया था एक, क्या पढ़ाया था एक लास्ट ईयर, शी पढ़ाया था, शी याद है, शी ही पढ़ाया था, याद है आपको? अच्छे बच्चे आप लोग को याद तो रहता है, ये बात तो पढ़े तो हैं आप।
लगता है मेंस में नहीं आया था, एडवांस में आया। इसमें एक पॉइंट और लिख लो बस एक। क्या होता है कई बार अपने को शॉर्ट पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत होती है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किसके ऊपर करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सॉल्ट जिसमें डिप किया गया है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, मोलरिटी क्या है, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलोगे तो चेंज होगा, मेटल चेंज करोगे तो चेंज होगा, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा? एडवांस में तो इतने बड़े डेटा वाले सवाल आए हैं, देखो कितने डेटा दिए। एक सवाल में कम से कम 7-8 डेटा। बच्चा ऐसे छोड़ो पहले इसको। सवाल ही नहीं दिख रहा है जो करवाना चाह रहे थे इससे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, बात कर ली हमने। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज करके तो उसको बोलोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन की रिएक्शन लिख रहे हो उसको यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर आईपीएससी सिस्टम में आप देखो तो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना गया है। यानी अगर किसी मेटल का बोला गया कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट, है ना, तो आप समझोगे कि ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन। स्टैंडर्ड किसको माना गया है? रिडक्शन को। जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएंगे। जैसे मान लो रिएक्शन हो रहा है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। अब इसके लिए इन्होंने पोटेंशियल लिख दिया E0। कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है x वोल्ट मान लो लिखा हुआ है ना, तो आप बोलोगे कॉपर +2 से क्या बन रहा है? कॉपर सॉलिड। यानी +2 से चार्ज क्या हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है? +2 से 0। इसका मतलब क्या हो रहा है? चार्ज कम होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर इस रिएक्शन के लिए +2 से सॉलिड के लिए आपने लिखा हुआ है पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल को क्या बोलोगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल। रिएक्शन किसका लिखा हुआ है? रिडक्शन का लिखा है तो क्या बोलोगे उसको? रिडक्शन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड भी इसी को माना है। आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड भी इसी को कहा है। अगर रिएक्शन अपोजिट करके लिख दो, आप इस तरीके से लिख दो, कॉपर सॉलिड से बन रहा है कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखो तो कॉपर सॉलिड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है? ये रिएक्शन कैसी है? ऑक्सीडेशन की है। चार्ज देख लिया करिए, 0 से चार्ज कहाँ जा रहा है? +2 पे। 0 से चार्ज कहाँ जा रहा है? +2 पे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन की लिख करके और आपको पोटेंशियल लिखा हुआ है ऐसे करके E0, तो रिएक्शन अगर लिखी हुई है ऑक्सीडेशन की तो ये कैसा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर क्वेश्चन में बात करेंगे तो या तो ऐसे लिखेंगे रिएक्शन ऑक्सीडेशन, या तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर केवल पोटेंशियल बोल रहे हैं तो मतलब क्या समझना है, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन को। कहाँ, क्यों, कॉपर का प्लस होता है, हाइड्रोजन के नीचे आता है ना। कौन है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर लिखा है E0 तो इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्रेशर के टर्म से बोले तो प्रेशर होगा 1 atm। अगर कहीं प्रेशर दिया हो, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ना दी हो, क्या, पोटेंशियल। अरे पीओटी बोले तो क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पोटेंशियल।